हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी। सेक्शन 180 तक हमने देख लिया था लैंड रेवेन्यू कोड छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए। आज सेक्शन 181 से हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट लेजीज एंड सर्विस लैंड। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। उसके साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन जो है एडुहर्ट्स की, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। 35 टेस्ट हैं इन टोटल, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहेंगे आपके 15 एक्ट के, और उसके साथ में 10 एफएलटीज भी रहेंगी। ये सब अपलोड हो चुके हैं और 6 एफएलटीज भी एज ऑफ नाउ अपलोड हो चुकी है। बाकी 2 दिन में बाकी पूरे टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे, है ना। बची हुई 4 एफएलटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 181 से। गवर्नमेंट लेजी कौन होते हैं? सबसे पहली बात तो जो भूमि स्वामी की कैटेगरीज में नहीं आते हैं, है ना, वो सब गवर्नमेंट लेजी होंगे। सेकेंडली, जिनको लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट लेजी होंगे। या फिर जो राइट टू ऑक्यूपाई है, राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड किसने दिया गया है? इधर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कलेक्टर के द्वारा अलॉट हुआ है, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट लेजी की परिभाषा में आएंगे। ठीक है। उसके साथ यहाँ पे कुछ डिफरेंट रीजन्स भी प्रोवाइड करे हुए, जैसे कि जब ये कोड चालू हुआ था तो मध्य भारत रीजन में जो ऑर्डिनरी टेनेंट थे, है ना, विंध्य प्रदेश रीजन में जो स्पेशल टेनेंट थे, वो सब इस कोड के बाद में क्या मान लिए जाएंगे? गवर्नमेंट लेजी मान लिए जाएंगे। तो एक बार इनको देख लेना, कुछ खास नहीं है ये, लेकिन हाँ इंडेक्स वाइज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, 182, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट लेजी की क्या होंगी? तो वही होंगी जो कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में प्रोवाइड कर रखी होगी। जो उनको ग्रांट दिया है उसमें जो भी टर्म्स होंगी उसके अनुरूप उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज डिसाइड करी जाएंगी। आगे, गवर्नमेंट लेजी जो है वो किसी भी लैंड से बाहर निकाले जा सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं। ग्राउंड्स कौन से हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर उन्होंने जो पेमेंट है लैंड रेवेन्यू का वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उसका कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, ये कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं। आगे, अगर उनकी लीज एक्सपायर हो गई है तो वो इजेक्ट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जो रेंट पे करने की बात करी गई है, जो रेंट पे करने की बात करी गई है, वो उसका टाइम पीरियड है फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, है ना। 3 महीने तक उन्होंने रेंट पे नहीं करा है। आगे चलते हैं कि जब भी उनका इजेक्शन होगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे आए और बोल दिया कि आज से आप इस जो भूमि है उसके पात्रता नहीं रखते हैं और बिल्कुल ये खाली कर दीजिए, कल यहाँ पे आप किसी भी तरह कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक अपॉर्चुनिटी और दी जाएगी कि आपने ऐसा क्यों करा या फिर जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ वो क्यों हुआ। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो कंसिडर करा जाएगा कि उनको आगे भी काम करने दिया जाए। आगे 183, सर्विस लैंड, इंडेक्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट और है भी अच्छा सेक्शन ये। सर्विस लैंड तो कौन होगा? कोई भी व्यक्ति जो एज अ विलेज सर्वेंट अपनी सर्विस देने के लिए रेडी है, एज विलेज सर्वेंट अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी है, उसको ये लैंड मिला जाएगा। ठीक है ना। अ पर्सन होल्डिंग लैंड ऑन द कंडीशन ऑफ रेंडरिंग सर्विस एज अ विलेज सर्वेंट shall cease to be entitled to such land if he diverts such land to non agriculture person। ठीक है ना। तो विलेज सर्वेंट के रूप में अपनी कंडीशंस अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो ये लैंड का हकदार रहेगा। ठीक है। लेकिन किस मोमेंट सीज हो जाएगा? अगर उसने इसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिया तो। ठीक है। तो इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज करना पड़ेगा, ये इसकी एक बाध्यता है। आगे, अ ट्रांजेक्शन बाय विच विलेज सर्वेंट अटेम्प्ट टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, अगर वो ट्रांसफर करने का प्रयास करता है उसके इंटरेस्ट का, है ना, इधर बाय गिफ्ट, एक्सचेंज, कुछ भी, सेल, है ना, सबलीस कुछ भी हो सकती है, तो वो सारी ट्रांसफर्स क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे और उसको मनाही है कि वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा।
एक्सेप्ट एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है सबलीज वाली जो है, अगर वो 1 साल तक के लिए सबलीज कर रहा है उसको फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर तो वो वैलिड है, लेकिन 1 साल से ऊपर अगर उसने करा तो वो वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा, ट्रांसफर वो नहीं कर सकता। अब अगर जो ये जो सर्विस लैंड होल्डर है, जो विलेज सर्वेंट है, इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो सक्सेसर इन ऑफिस होगा उसको ये लैंड ट्रांसफर होगी, ना कि बाय इनहेरिटेंस ये चीजें चलेंगी, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये ऑफिशियल चीज है, ठीक है ना, क्योंकि वो ये पोस्ट ले हुए है और फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है, सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो माना जाएगा। और यहाँ पे जो सक्सेसर इन ऑफिस उसके बाद में होगा उसको ये लैंड दे दी जाएगी, ठीक है। आगे, द राइट ऑफ द होल्डर इन सच लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब चूंकि उसका खुद का यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट इस लैंड के ऊपर है नहीं, तो फिर कोई भी अगर डिक्री आती है तो उस डिक्री में ना तो अटैचमेंट होगा इस लैंड का, ना ही सेल आउट होगी ये लैंड उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज चुकाने के लिए, ठीक है। क्लियर? अगर कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ ही अगर कोई भी और परेशानी हो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या कुछ भी, तो 7987136444 नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो बताइएगा। चलो आगे, ये चैप्टर खत्म। अब चैप्टर नंबर 15 एल्यूवियन एंड डिल्यूवियन। क्या होती हैं दो चीजें? कोई भी जमीन है वो किसी नदी वदी के किनारे है मान लो एग्जांपल के रूप में, है ना। अब उसका पानी कम हुआ तो ये जो जमीन है इसकी एक ही जो ये जमीन है ये क्या होगी, इसको एक्स्ट्रा जमीन ये मिल जाएगी खेती करने के लिए, है ना। तो इसको बोलेंगे एलिवेन। और अगर पानी ज्यादा बढ़ा और इसकी जमीन कम हुई यहां तक की रह गई तो ये हो जाएगा डिल्यूवियन। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब जो जमीन ये बढ़ी हुई रहती है एलिवेन में जो बढ़ी हुई मिलती है, ये प्राइमा फेसी किसकी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी मानी जाएगी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को वेस्ट करती है ये। लेकिन अगर ये 1 एकड़ से कम है तो किसी अरेंजमेंट के स्वरूप ये क्या होगी, जो ए है, ए की ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्लब हो जाएगी और उसको कल्टीवेशन करने का यहाँ पे अधिकार दे दिया जाएगा, उस इंक्रीज्ड लैंड को यूज करने का अधिकार दे दिया जाएगा, है ना। जो भी एडजॉइनिंग बैंक रहेंगी उससे लगी हुई जो जमीन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो रहेंगी ये फ्री रहेगा, अधिकार दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर ये 1 एकड़ से ज्यादा बढ़ गई, मतलब ऐसा हुआ कि इसकी 5 एकड़ थी, ये 5.5 एकड़ हो गई इसको मिला के, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 6.2 एकड़ हो गई तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इससे फिर चार्ज किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू असेस्ड किया जाएगा, ठीक है ना। आगे, यहाँ पे ऑथोरिटी दे रखी है, वेयर द एरिया ऑफ द एलिवेल लैंड एडेड टू होल्डिंग एक्सीड्स 1 एकड़ एंड इट अपीयर्स टू द एसडीओ। तो ऑथोरिटी कौन हो गया, एसडीओ हो गई, है ना। एसडीओ क्या करेगा, विद ड्यू रिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कन्वेंस एंड पब्लिक ही शैल ऑफर सच लैंड भूमि स्वामी राइट्स। तो अब यहां तक तो ठीक है कि फ्री में यूज कर सकता है, 1 एकड़ से ऊपर हुई तो एसडीओ के पास में अधिकार है कि वो क्या करेगा, प्रीमियम लेके जो भी फेयर असेसमेंट उस बैंक का जो जमीन बड़ी है ना, उसका फेयर असेसमेंट करेगा और मैक्सिमम अप टू जो अमाउंट आएगी फेयर असेसमेंट में मैक्सिमम अप टू 20 टाइम्स वैल्यू चार्ज करने का अधिकार है। जहां पे भी उसको लगता है वो हो सकता है 15 टाइम्स 10 टाइम्स, है ना, कितनी भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 टाइम्स रहेगी। उस प्रीमियम पे अगर भूमि स्वामी रेडी होता है तो भूमि स्वामी को भूमि क्या हो जाएगा, भूमि स्वामी राइट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। भूमि स्वामी राइट्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि अब से ये जमीन आपकी, आप जैसे बाकी अपनी जमीन को यूज करते हो उसी तरीके से इसको भी यूज कर सकते हो, बस शर्ते ये मैक्सिमम 20 टाइम से ज्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए और अथॉरिटी रहेगी एसडीओ। ये 2-3 चीजें याद रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 203, इंडेक्स वाइज भी और अंदर से भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर वो मना कर देता है कि नहीं अमाउंट ज्यादा लग रही है मैं नहीं दे सकता इतने पैसे, तो फिर दूसरा अरेंजमेंट जो भी प्रिस्क्राइब रहेगा इस एक्ट में वो एसडीओ करेगा। आगे, अगर डिलीवियन से
एक एकड़ से ज्यादा लैंड कम हो रही है उसकी, 5 एकड़ थी वो कितनी रह गई, 3.8 रह गई है ना, 4 रह गई है। तो फिर ऐसे में जो लैंड रिवेन्यू उसका था वो भी वापस से असेस करके कम करा जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाएगा। आगे, पावर टू मेक असेसमेंट एंड डिसाइड डिस्प्यूट अथॉरिटी एसडीओ, ये 204 में, टू असेस ऑल इंक्रीज एंड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, है ना, अगर बढ़ी है तो इंक्रीज और डिलीवन हुआ है तो फिर रिडक्शन हो जाएगा। कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होते हैं तो एसडीओ ही उसको डील करेगा, देखेगा, डिसाइड एनी डिस्प्यूट विच में अराइज रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएबल लैंड और भूमि स्वामी क्लेमिंग सच लैंड। अब यहाँ पे ये डिस्प्यूट कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे तो हमने एक ही देखा कि ये जमीन है, ये एक ही है ना, और ये रिवर जा रही थी, इतनी इसको एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन यहाँ पे बी की जमीन भी हो सकती है, सी की भी हो सकती है, तो उस हिसाब से जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे इतने पूरे एरिया के लिए वो सब कुछ एसडीओ ही देखेगा, है ना, कि कितनी जमीन किसकी है क्या है, उस हिसाब से वहां पे फिर असेसमेंट होगा। चलो, चैप्टर नंबर 16, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चैप्टर नंबर 16 काय की बात करता है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब बस एक कन्वीनियंस के रूप में ये एक सुविधा प्रोवाइड करी गई है। कन्वीनियंस किसका, जो भी भूमि स्वामी है उनका। आपने देखा होगा अगर कभी गए होंगे तो जरूरी नहीं जो खेती हो वो ऐसी सलंग ही हो, कई बार लोगों की क्या रहती है, थोड़ा टुकड़ा ऐसा रहता है, फिर बीच में किसी और का आ जाता है, फिर वापस से इनका आ जाता है, या फिर अगर इधर रोड जा रही है तो रोड के इस पार भी इनका रहता है ना। ये प्रॉपर एक एरिया में भी ऐसा हो सकता है और डिफरेंट अलग एरियाज में भी हो सकता है ना, अलग अलग विलेजेस में भी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जो कल्टीवेशन यहाँ पे इजीली हो सकता था, अब वो क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन चीजों की वजह से। तो ये कंसोलिडेशन की वजह से क्या होगा, इनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप दूसरी जमीन ले लो, आप ये वाली ले लो और ये वाली इतना एरिया इनको दे दो, है ना, ताकि एक सिंगल लैंड पूरा का पूरा एक भूमि स्वामी का हो सके। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज दे रखी है कि किस अथॉरिटी को किस तरह से ये चीजें सबमिट करी जाएंगी और किस तरह से कंसोलिडेशन का काम होगा। तो 205 नंबर का जो सेक्शन है वो डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। क्या बोलता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द लैंड इन अ विलेज सो एज टू अलाउ द भूमि स्वामी कंटिन्यूअस प्लॉट्स ऑफ लैंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कल्टीवेशन ना, कंटिन्यूअस प्लॉट्स ऑफ लैंड जो होंगे सिंगल भूमि स्वामी के लिए। सेकंड नंबर की डेफिनेशन जो है वो है कंसोलिडेशन ऑफिसर की। कंसोलिडेशन ऑफिसर में मींस रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, है ना, तो तहसीलदार वाली रैंक यहाँ पे आपको याद रखनी है। आगे जब प्रोविजंस देखेंगे तो आपको कलेक्टर की एक अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो, इनिशिएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स, ये कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स किस तरह से चालू होंगी, किसके पास में अधिकार रहेगा, 206 है ना। तो एनी टू और मोर ऑफ द भूमि स्वामीज ऑफ द विलेज, दो से ज्यादा भूमि स्वामी एप्लीकेशन दे सकते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर को, है ना, इस रैंक से समानतः या इससे ऊपर, इससे नीचे वाली रैंक नहीं आएगी, ठीक है ना। तो तहसीलदार लेवल के ऑफिसर कंसोलिडेशन ऑफिसर कहे जाएंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे कि हमें अपनी जो भूमि है उनका कंसोलिडेशन करवाना है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मिनिमम एरिया 221 नंबर का जो सेक्शन है उसमें रूल्स हैं, तो वो अगर सरकार को स्पष्ट करती है, प्रिस्क्राइब करती है, तो वो मिनिमम एरिया यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। इस धारा में कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए इसको छोड़ते हैं, है ना। मैं अप्लाई राइटिंग स्टेटिंग सच पर्टिकुलर्स एम प्रिस्क्राइब टू द कंसोलिडेशन ऑफिसर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ देयर होल्डिंग्स, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन दे देंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर को। आगे कंसोलिडेशन किस तरह से होगा, द कलेक्टर में विज ओन मोशन डायरेक्ट। दूसरी बात तो पहले तो ये एप्लीकेशन वाली बात हो गई, दूसरा हो गया कलेक्टर साहब वाली बात जो मैंने बोले थे, ये भी अथॉरिटी यहाँ पे आएगी। तो कलेक्टर को कभी लगता है ना, ऑन मोशन वर्ड यूज करा गया है,
स्वतः संज्ञान लेके खुद के विवेक से वो डायरेक्ट कर सकता है, अगर उसको जरूरत महसूस होती है कंसोलिडेशन ऑफिसर को, कि इस पर्टिकुलर विलेज में ये स्कीम लागू करी जाए कंसोलिडेशन वाली। ठीक है, तो ये दो बातें तो यहां हो गई। इसके बाद में इफ 2/3 ऑफ द भूमि स्वामी इन विलेज अप्लाई फॉर कंसोलिडेशन ऑफ देयर होल्डिंग। अभी हमने देखा था दो चीजें, एक तो दो से ज्यादा, दूसरा कलेक्टर। तीसरी बात देखते हैं 2/3। अगर एक विलेज के 2/3 भूमि स्वामी अप्लाई करते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर को उनकी होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने के लिए, तो क्या होगा, तब एक इंक्वायरी चालू करी जाएगी, और अगर सब सही माना जाता है ना, और सारे भूमि स्वामी एग्री करते हैं, तो फिर ये जो प्रोसीडिंग्स है इसको स्टार्ट किया जा सकता है ना। आगे, if in any case falling under subsection 3 any scheme of consolidation of holding is confirmed it shall be binding on all the भूमि स्वामी। अब 2/3 3 लोगों ने इसको एग्री करा हुआ है, अगर ये प्रोसीडिंग्स चालू होती हैं, कंप्लीट होती हैं, इसका जो भी रिजल्ट आता है, तो फिर ये बाइंडिंग होंगी सारे भूमि स्वामी के ऊपर, है ना, क्योंकि यही माना जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द भूमि स्वामी ऑफ द विलेज लगाई गई है। आगे, इन एनी अदर केस if the scheme consolidation is confirmed it shall be binding on the applicants and those who have agreed। अगर ऐसा नहीं होता है, 2/3 वाला केस नहीं है, तो फिर जो लोग ने भी एग्री करा है उन सब के ऊपर बाइंडिंग होगी बस। ठीक है, जैसे इस केस में 2 लोग पहुंचे थे, 3 लोग पहुंचे थे, तो उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगी, और जो भी सब्सिक्वेंटली उस होल्डिंग के ऊपर अपना इंटरेस्ट एक्वायर करेंगे उन लोगों के ऊपर ये बाध्य होगी। चलो आगे, अब रिजेक्शन और एडमिशन 207 208। रिजेक्शन कैसे होगा, एप्लीकेशन गई, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अगर लगता है कि कुछ गुड एंड सफिशिएंट रीजंस हैं इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर एप्लीकेंट का जो केस है उसको डिसअलाउ करने के लिए, तो क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर जो रहेगा वो कलेक्टर को अपनी रिकमेंडेशन दे देगा कि ऐसा ऐसा लगता है और इन इन ग्राउंड्स पे डिसअलाउ कर देनी चाहिए या रिफ्यूज कर देनी चाहिए। कलेक्टर फिर एक इंक्वायरी वहां पे चालू करवा सकता है। ठीक है ना। आगे, एडमिशन। अगर कंसोलिडेशन ऑफिसर एडमिट करता है तो फिर जो भी आगे की प्रक्रिया है वो उसके अनुरूप फिर चालू हो जाएंगी। अब प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। If the भूमि स्वामी making the application under 206 submit a scheme of consolidation of holding mutually agreed। ठीक है ना। अब भूमि स्वामियों के पास में ये अधिकार है कि वो एप्लीकेशन के साथ साथ एक स्कीम भी दे सकते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर को, कि हमने ये स्कीम भी बनाई है, इस तरह से कंसोलिडेशन किया जाए, है ना। अगर वो स्कीम वहां पे देते हैं एप्लीकेशन के साथ में, तो जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है उसको ले लेगा, एग्जामिन करेगा, और अगर जरूरत लगी तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है। इफ नो स्कीम इज सबमिटेड, अगर कोई स्कीम सबमिट नहीं करी तो कंसोलिडेशन ऑफिसर का काम है वो स्कीम प्रिपेयर करना, तो वो करेगा। आगे, इफ द कंसोलिडेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल हैव द रिजल्ट ऑफ अलॉटिंग टू एनी भूमि स्वामी ऑफ होल्डिंग। अगर कंसोलिडेशन ऑफिसर को लगता है कि कंसोलिडेशन करने से किसी एक भूमि स्वामी को जो भी ओरिजिनली वो जगह एक्वायर करा है उससे ज्यादा उसको जगह मिल जाएगी, और किसी एक भूमि स्वामी के पास में जो जगह थी उससे कम उसके पास में बचेगी, तो फिर कंपनसेशन वाली जो बात है वो यहाँ पे रख सकता है कि इस व्यक्ति से इसको इतना इतना कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ठीक है। आगे, जब स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, और जो भी ऑब्जेक्शंस हैं अगर किसी ने कोई लगाए हैं उन सबका रिमूवल के बाद में, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद में सब कुछ सही रहा, तो ये जो कंफर्मेशन है ये किसको चले जाएगा, कलेक्टर साहब को कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा चले जाएगा। कंसोलिडेशन ऑफिसर जो है ये कंफर्मेशन कि हाँ सारी चीजें बहुत सही तरीके से हो गई हैं, अब आप इस पे फाइनल डिसीजन दे दो, तो कलेक्टर साहब के पास में ये सबमिशन चले जाएगा कंफर्मेशन का। ठीक है। When the scheme consolidation is complete and if all the भूमि स्वामी affected by such scheme enter into possession, है ना, अगर वो सीधी बात है
ये कंफर्म हो गई, कंप्लीट हो गई और सारे भूमि स्वामी एग्री होते हैं कि ठीक है अब जो नई नई जमीन हमको मिली है उस पर हम इंटर करने के लिए रेडी हैं, तो जो भी वहां पे डेट फिक्स की जाएगी उस डेट से वो अधिकारी हो जाएंगे नई जमीन पे पोजीशन रखने के लिए अपना। आगे कंफर्मेशन ऑफ स्कीम 210 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आपका इंडेक्स से कंफर्मेशन ऑफ स्कीम का। अब कलेक्टर साहब को इनने दे दी थी कि आप फाइनल डिसीजन दे दीजिए, है ना। अब कलेक्टर क्या करेगा, मैं इधर कंफर्म द स्कीम विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, जो भी वहां पे कंफर्मेशन के लिए दी गई थी अभी लास्ट सेक्शन में कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा कलेक्टर को, अब कलेक्टर क्या करेगा, कंफर्म कर सकता है विथ या फिर विदाउट मॉडिफिकेशन। जैसी है वैसी की वैसी कंफर्म कर देगा या फिर कुछ मॉडिफिकेशन उसमें डाल सकता है, या फिर रिफ्यूज टू कंफर्म इट, या फिर refuse to confirm it after considering the objection or objection if any to the scheme of consolidation and the recommendation of the consolidation officer। इसमें दो सेक्शंस आ गए हैं, जो लास्ट था 209 और उसके पहले जो हमने देखा था रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन वाला, है ना, जो कंसोलिडेशन ऑफिसर रिकमेंडेशन दे रहा था कलेक्टर को कि मेरे ओपिनियन से ये जो एप्लीकेशन है इसको वाश कर दिया जाना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, और वहां पे फिर उसने इंक्वायरी चालू कर दी थी। अब इंक्वायरी के फलस्वरूप अगर यहाँ पे उसको कुछ लगता है तो यहाँ पे भी रिफ्यूजल दे देगा वो, है ना। तो दोनों सेक्शंस यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कलेक्टर के पास में अधिकार है फाइनल डिसीजन, उस सेक्शन में भी कलेक्टर का था, यहाँ पे भी इसका ही है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। द डिसीजन ऑफ द कलेक्टर, यहाँ पे जो कलेक्टर का डिसीजन रहेगा ये फाइनल तो रहेगा, कलेक्टर का जो डिसीजन है ये फाइनल रहेगा, बट सब्जेक्ट टू द रिवीजन प्रोसीडिंग, जो कि किसके समक्ष लगाई जाएगी, यहाँ पे कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अगर उनके समक्ष एक कार्रवाई गई है रिवीजन में तो उसका आदेश के लिए रुका जाएगा और उसके बाद में फिर ये फाइनल होगा जो भी होगा, ठीक है ना। अदरवाइज वो फाइनली माना जाएगा अगर रिवीजन प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई गई है। आगे प्रोसीजर ऑन कंफर्मेशन क्या होगा, अब एक बार कंफर्मेशन हो गई तो जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है वो जो बाउंड्री से उसको डिमार्केट कर सकता है, जो भी मैप है, फील्ड बुक है ना, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, निस्तार पत्रक हुआ, वाजिबुल अर्ज, ये सारी चीजें इनमें जो एंट्रीज हैं उसको क्या करेगा, सुधार करेगा, मॉडिफाई करेगा। आगे राइट ऑफ भूमि स्वामी टू पोजीशन ऑफ होल्डिंग, अब ये तो हमने देख ही लिया, राइट ऑफ भूमि स्वामी, जो भी उनको जमीन मिली है उसका उनके ऊपर अधिकार है ना, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द कंफर्मेशन, ये यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई वो जो भूमि स्वामीज हैं वो चाहते हैं कि इस डेट से नहीं कुछ अर्लियर डेट से उनको पोजीशन दे दिया जाए, तो सब लोग अगर एग्री करते हैं, सबकी कंसेंट वहां पे होती है सारे भूमि स्वामी की, तो कोई अर्लियर डेट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकेगी उन लोगों को इंटर करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए। आगे राइट ऑफ भूमि स्वामी इन होल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, है ना, ट्रांसफर ऑफ राइट्स कैसे होगा, अब एक के पास में ये जमीन है उसके बदले वो ये जमीन दूसरे को दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है ना, तो ये क्या होगा, बाय एक्सचेंज वाली चीजें यहाँ पे चल जाएंगी, बाय एक्सचेंज और अदरवाइज, इस तरह से ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स होंगी। आगे नो इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी नहीं है इस तरह के कंसोलिडेशन में यूज करने के लिए, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नो सच इंस्ट्रूमेंट इफ एग्जीक्यूटेड शैल रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, पहले तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है कि लिखा पड़ी हो, अगर इंस्ट्रूमेंट लाया भी जाता है, एग्जीक्यूट करा भी जाता है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट स्कीम, जो भी इन गतिविधि में पैसा खर्च होता है वो रिकवरेबल रहेगा उन सारे भूमि स्वामी से जो जो इंटर हुए हैं, जो जो इफेक्टेड हुए हैं उन सब से, ठीक है ना, अनलेस स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज प्रिस्क्राइब्स। रिकवरी ऑफ कंपनसेशन एंड कॉस्ट 216 उस तरह से माना जाएगा जैसे एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू हो। 217 218
बहुत इंपॉर्टेंट अगेन प्रिलिमिनरी के लिए 217, अगर कोई पार्टीशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, उस बीच में सस्पेंड हो जाएंगी। जो भी पार्टीशन प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट करी गई हैं और मीनवाइल कंसोलिडेशन वाली बात चालू हो गई है तो इसको रोक दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक के लिए कंसोलिडेट नहीं हो जाए। मान लीजिए अगर चलती रहे बीच में और पार्टीशन हो गया उसका, तो फिर से जब उसको नई लैंड या अलॉट होगी तो फिर से वो बोलेंगे कि वापस से इसका असेसमेंट करो, फिर से पार्टीशन करो। इसलिए तब तक के लिए रोक दिया जाएगा कि एक बार आप रुक जाओ, एक बार पार्टीशन हो जाए, नई लैंड आपको मिल जाए, फिर वहां पर पार्टीशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे। सेम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी उस समय के लिए रोक दिया जाएगा जब तक के लिए क्या नहीं होता है, आपका कंसोलिडेशन नहीं हो जाता है। एक बार कंसोलिडेशन हो जाए फिर नई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हो ट्रांसफर की। राइट ऑफ भूमि स्वामी आफ्टर कंसोलिडेशन सेम एज बिफोर, जो भी पहले अधिकार थे ओरिजिनल होल्डिंग में, नई होल्डिंग जो उनको मिलेगी सेम वही अधिकार वहां पे भी होंगे। 220 नंबर का सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, अगर कोई इनकम्बरेंस या चार्ज है तो क्या होगा ऐसे में, ऐसे में क्या होगा, तो जो आपकी ओरिजिनल होल्डिंग थी वहां से उठ के नई होल्डिंग के ऊपर ये इनकम्बरेंसेस या चार्जेस लगा दिए जाएंगे। बस इतनी बात और कुछ भी नहीं है ना। और जिसको ओरिजिनल होल्डिंग दी है जिसके ऊपर इनकम्बरेंस था वो ऐसे दी जाएगी, मान लो कोई भी किसी तरह को इनकम्बरेंस चार्ज नहीं था, फ्री ऑफ एनी इनकम्बरेंस और चार्ज हो गई है उसके पास, है ना। 221 में कुछ रूल्स बताए गए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमने कर लिया है 221 तक पूरा कवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे और जो चैप्टर नंबर 17 है उसको कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में अब ये एक्ट खत्म हो जाएगा, कल तक इसको पूरा खत्म कर लेंगे। टेस्ट भी कल तक आपको सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, है ना। और तैयारी अपनी अच्छी रखिए, एग्जाम बिल्कुल पास में है। चलिए ध्यान रखिए आपका, मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक यू सो मच।